हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ए है अनिरंतरता, बी है रैखिकता, सी है एकरूपता, एंड डी है पृथकता। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। और यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये एक पृथकता के सिद्धांत को दर्शाता है। राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। कथन ए है कि बच्चों और बचपन के बारे में समनायीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता और विविधता है। और तर्क आर है, बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत विविधता है। ये करेक्ट है, क्योंकि बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। ये भी करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक की सही व्याख्या है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है? ए है, बच्चों के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियाँ आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। बी है, बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। सी है, बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, और उसमें न तो आनुवंशिकता की कोई भूमिका है और न ही परिवेश की। एंड डी है, बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशी कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया की सही जो व्याख्या है वो है, बच्चों का विकास जो होता है वो आनुवंशिक एवं परिवेशी कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। तो ए है इसमें मूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक एंड संवेदीगामक। बी है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ध क्रियात्मक एंड औपचारिक क्रियात्मक। एंड सी है औपचारिक क्रियात्मक, मूर्ध क्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक एंड संवेदीगामक। एंड डी है पूर्व क्रियात्मक, संवेदीगामक, मूर्ध क्रियात्मक एंड औपचारिक क्रियात्मक। तो पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत के का सही विकास चरण जो है वो है संवेदीगामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होती है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो 7 से जो होती है 12 वर्ष होती है। फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो 12+ होती है। ओके, तो सही क्रम जो है ये है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। एंड सी है, पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था। एंड डी है, पियाजे में विकास की प्रक्रिया को सतत माना था। तो पियाजे सिद्धांत की जो आलोचना प्रस्तुत करते हैं वो ये करते हैं कि वो ये है कि पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? ए है पूर्व पारस्परिक, बी है पारंपरिक, सी है उत्तर पारंपरिक एंड डी है नैतिक संबंधवाद। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? तो वो पूर्व पारंपरिक स्तर में क्या होता है? नियंत्रित होता है। ओके, आगे देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है? ए है अनुकूलन, बी है स्कीमा, सी है मानसचित्र एंड डी है प्रक्रियाशीलता। तो जीन पियाजे के अनुसार मानव विकास में कौन सी प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जो होती है जो होती है वो जन्मजात होती है? तो वो है स्कीमा जो होती है वो जन्मजात होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में। ए है जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। बी है जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है। सी है जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिनका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। एंड डी है जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिनका उसे ज्ञान होना चाहिए। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? तो जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। यह किसका उदाहरण है? ए है संरचनावाद, बी है सामाजिक संरचनावाद, सी है अवलोकन अधिगम एंड डी है मानवतावादी अधिगम। तो कक्षा में
एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है वो हुआ अवलोकन अधिगम का उदाहरण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट, बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए, लचीला समूहीकरण होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक जो है फ्रेंड, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान एकमात्र आधार, ये निगेटिव है। बस पाठ्य पुस्तक का ही एकमात्र ज्ञान जो है ये नहीं होना चाहिए। ओके, छात्रों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। एंड एक संदर्भित पाठ्यक्रम या योगात्मक आकलन, ये भी गलत है। तो पहला, दूसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक ऐकिक संरचना है, तो ये गलत है। बी है, बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है, ये भी गलत है। सी क्या है, बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। एंड डी है, बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों के में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए ए है, अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए। बी है, प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। एंड सी है, किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ ना के प्रश्न दोनों देने चाहिए। एंड डी है, बच्चों की स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा परखना चाहिए। तो किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? ए है, योगात्मक आकलन। बी है, यंत्रवत याद करने के कौशल का आकलन। सी है, विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना। एंड डी है, स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट जो प्रस्तावित करती है वो करती है कि स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो ए है, जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करें तब उन्हें हतोत्साहित करना। बी है, कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना जिसमें विद्यार्थियों को अपने भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। सी है, इसमें विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करें। एंड डी है, वह विद्यार्थी जो हाशिए पर समुदाय से आते हैं को घर पर ट्यूशन रखने को कहना। तो जो विभिन्न भाषी पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा की एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? ए है, लड़कियों की स्त्रीवाद व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को और प्रोत्साहित करके। बी है, लड़कों व लड़कियों को अलग अधिगम कार्य देकर जिनके लिए वह आनुवंशिक रूप से तैयार है। सी है, जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियों और भाषा में लड़कियां जो है भाषा में अच्छा करेंगी और लड़के भाषा में। तो और डी है, व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? वो व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके जो है वो बढ़ावा देगी। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थी की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो ए है, इसमें असफलता का डर पैदा करना चाहिए ताकि यह दबाव व तनाव से काम करे। एंड बी है, इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। सी है, इनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए ताकि यह दूसरे विद्यार्थी पर नकारात्मक प्रभाव न डाल पाएँ। एंड डी है, इनमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनमें बहुत से विद्यार्थी शिक्षण के लायक नहीं हैं। तो अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थी की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से क्या करवाना चाहिए? परिचित करवाना चाहिए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे देखते हैं,
कथन ए है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिकात्मक अनुभव को बढ़ाती है। ये करेक्ट है। तर्क आर है कि समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, स्वतंत्र रूप से बाधित हैं या जिन्हें विकार है। तो ये गलत है। ओके, ए सही है और आर क्या है, गलत है। राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए। तो ए है इसमें बहुत से सूक्ष्म मुद्रण संस्थानों का इस्तेमाल करके करना चाहिए। बी है मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिले। सी है बहुत से दृश्य प्रदर्शन कर देने चाहिए। एंड डी है ब्लैक बोर्ड पर बहुत से कार्य करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित हैं के लिए क्या प्रावधान करना चाहिए। तो मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिले। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है। तो ए है इसमें सख्त पाठचर्या का पालन करना। बी है विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ अपनाना। सी है मानकीकृत आकलन निश्चित करना। एंड डी है त्रुटियों और गलतियों के लिए असहनशीलता रखना। तो विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है, वो है विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ अपनाना। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है। वो की जाती है चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा की जाती है और किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा नहीं, ये गलत है। थर्ड क्या है, मौलिक सोच द्वारा की जा सकती है। एंड फोर्थ है इसमें बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा की जा सकती है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान जो होती है वो चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए की जाती है और मौलिक सोच द्वारा की जाती है और बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कि कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है। तो ए है इसमें विद्यार्थियों को कार्य सौंपते हुए उनकी अधिगम गति का ध्यान रखना। बी है अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। सी है अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके अपनाना। एंड डी है विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील और विचारशील होना। तो निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है। वो है कि अच्छा प्रदर्शन ना करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ए है हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके संज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। बी है नहीं, सहज ज्ञान केवल कल्पना है और उसे अलग ही कर रखना चाहिए। सी है हाँ, परंतु शिक्षक को तुरंत ही बच्चों को सही उत्तर बता देने चाहिए। एंड डी है नहीं, सहज ज्ञान चिंतन और व्यक्तिपरक और अवैज्ञानिक है। तो क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो हाँ, किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, कथन ए कहता है दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना अधिगमकर्ताओं में संकलनात्मक समझ को बढ़ावा देगा। तो ये करेक्ट है। एंड तर्क आर है अधिगमकर्ताओं को उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूद विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, इसमें दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, कि दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उसके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा करना चाहिए क्योंकि अधिगमकर्ता में संकलनात्मक समझ को बढ़ावा मिलेगा और अधिगमकर्ता जो है उन्हें दी गई सामग्री क्रियाकलापों के आधार पर उन्हें मौजूदा विचारों को नए विचारों में जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए है विद्यार्थियों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और संज्ञानात्मक पहलुओं की जो है अपेक्षा करनी चाहिए। बी है संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों की भावनाओं की अपेक्षा करनी चाहिए। सी
सी है, यह मानना चाहिए कि भावात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एंड डी है, यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं में ये कोई संबंध नहीं है। तो अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए एक शिक्षक को यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में उन्हें उद्देश्य रूप में रुपये के स्थान पर प्रेरित करना चाहिए। तो उन्हें उद्देश्य रूप में किसके स्थान पर प्रेरित करना चाहिए? तो ए है इसमें अबोध उपलब्धि एंड बी है उपलब्धि उद्देश्य। तो विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य के रूप में जो है उपलब्धि के स्थान पर क्या करना चाहिए? उन्हें उद्देश्य के रूप में उपलब्धि के स्थान पर उद्देश्य प्रेरित करना चाहिए। ओके, उपलब्धि के स्थान पर क्या प्रेरित करना चाहिए? उद्देश्य को प्रेरित करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां जो होती हैं वो क्या इंगित करती हैं? ए है इसमें विद्यार्थियों के अन्य समकक्षियों की तुलना में संज्ञानात्मक क्षमता। बी है विद्यार्थियों का निरुत्साह क्योंकि सीखना पूरी तरह बाहरी इनाम पर निर्भर है। सी है वयस्कों के सीधे निर्देश के अभाव में विद्यार्थियों की अर्थपूर्ण सीखने की अक्षमता। एंड डी है विद्यार्थियों की सोच वयस्कों के गुणात्मक रूप से भिन्न है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कि विद्यार्थियों के काम में त्रुटियाँ क्या इंगित करती हैं, तो वो करती है कि विद्यार्थियों के सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या है? भिन्न है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उनके वर्ण से मिलान कीजिए। तो ए है इसमें कलन विधि जो है वो हो जाएगी एक समस्या को हल करने की चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रम विधि। ए का जो होगा वो बी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और स्वाभानुभविक शोध प्रणाली और स्वाभानुभविक शोध प्रणाली। तो बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। सही उत्तर प्राप्त करना की सामान्य रीति। बी का जो है 4 हो जाएगा। और सी जो है तुल्य रूपता जो होता है वो हो जाएगा ए फर्स्ट। सी का फर्स्ट की मिलती जुलती समस्याओं को और समाधानों को ध्यान में रखना। ओके, सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड डी जो होता है उपाय अंत विश्लेषण जो होता है उसका थर्ड हो जाएगा। एक समस्या को उपलक्ष्यों में विभाजित करना और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करना। ओके, तो ए का जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सेकंड, बी का जो होगा 4 और सी का जो होगा फर्स्ट एंड डी का जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ए है इसमें अधिगम ए है इसमें कि अधिगम जो अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। अभिरुचि और अभिवृत्ति क्या है? दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। बी है कक्षाई शिक्षा शास्त्र और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। सी है रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक हैं। डी है उम्र और विद्यालय दोनों क्या हैं? पर्यावरणीय कारक हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है क्योंकि अभिरुचि और अभिवृत्ति क्या है? दोनों व्यक्तिगत कारक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान क्या है? ए है शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्रसारित किया जाता है। बी है विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा जाता है। सी है शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरक्षित होता है। एंड डी है केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा निर्देशित व निर्धारित होता है। तो एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान जो होता है शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरक्षित होता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।